आफ्टरनून। ओके, तो आज बेटे हम सेकेंड यूनिट जो आपका है ना, जो सेकेंड चैप्टर है जो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, उसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ये आपका लास्ट है, ठीक है ना, ये आपका लास्ट चैप्टर है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अच्छा, तो अभी तक हमने डेटा को मतलब डेटा को जब आप पे बहुत सारे डेटा दिए जाते होते हैं, तब डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी निकालना सीख चुके हैं ना, मीन मीडियन मोड निकालना सीख चुके हैं, एंड डिस्पर्सन वैल्यू निकालना भी सीख चुके हैं, जो कि रेंज ये निकालना सीखे थे, है ना। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये भी निकालना सीखे थे। अब देखेंगे कि डेटा को प्रेजेंट कैसे किया जाता है। मतलब डेटा को अगर हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देखो, इधर जैसे डेटा को लिखा गया है, ठीक है, ये समझ में आ जाता है, लेकिन ये इतना अट्रैक्टिव नहीं है। इससे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम समय में इससे नहीं मिलता है। इसको थोड़ा ज़ोर से तनिक से देखना पड़ता है इसके अंदर जाके। ये तो छोड़ो, ये तो इजी है। और आगे अगर देखोगे ये वाले, जैसे कि ये सब मतलब ये डेटा को ऐसे प्रेजेंट करने से अच्छा नहीं लगता है ना, तो हम डेटा को ग्राफ के द्वारा प्रेजेंट करने से डेटा ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। क्लियर क्लियर क्लियर, मेरे पास समझ में आया कि नहीं? ओके यस सर। ओके, तो देखेंगे डेटा को हम कैसे कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे पाई डायग्राम से, जो कि इजी चीज़ है। पाई डायग्राम समझना बहुत इजी है कि पाई चार्ट, जो जिसको हम बोलते हैं पाई चार्ट ही बोलते हैं, पाई चार्ट बना के आप कैसे डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ करना क्या है। देखो इधर आपको दे रखा है कि एक हाउस होल्ड का एक मंथ में क्या कितने परसेंट किस चीज़ में एक्सपेंडिचर होता है। कि एक हाउस होल्ड का एक मंथ में फूड में 60% उसका मतलब टोटल जितना उनका इनकम है उसका 60% फूड में एक्सपेंड करते हैं, 15% क्लोथिंग में एक्सपेंड करते हैं, 10% हाउसिंग में एक्सपेंड करते हैं, 12% फ्यूल एंड लाइटिंग में एक्सपेंड करते हैं, 3% बाकी के जो मिसलिनियस चीज़ों में एक्सपेंड करते हैं। तो आप देख सकते हो इनको ऐड करने से 100 होना चाहिए, है ना, टोटल 100 हो जाना चाहिए, ठीक है कि नहीं। 100% पूरा सारा इनकम कवर हो गया। क्लियर? यस सर। और हमें इस डेटा को एक पाई चार्ट बना के दिखाना है। और बेटे पाई चार्ट जैसे आपके बुक यहाँ पर जैसे दिया है, आप तो ऐसा नहीं बनाओगे, आप सर्कल बना के खाली दिखाओगे, सर्कल। तो देखो बेटे मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ, लेट मी जूम इट इन। एक सर्कल बनाते हैं। अब देखो बेटे जो सर्कल का टोटल एरिया है, पूरा जो सर्कल का एरिया, एंटायर सर्कल, ये 100% है। क्या है बेटे ये? 100%। क्लियर और नॉट? एक बार अगर घूम जाओगे तो पूरा जो घूम जाते हो 360 डिग्री, ये सर्कल का जो एंटायर एरिया कवर होता है, दैट इज़ 100%। और ये जो सर्कल में ये जो पोर्शन हम बनाएंगे फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, हाउसिंग के लिए, फ्यूल एंड लाइटिंग के लिए, मिसलेनियस के लिए, ऐसे बनाएंगे। जो ये जो एरिया कवर करेंगे, देखो ये जो एरिया, ये जो सेक्टर एक एरिया कवर करेगा, ये जो सेक्टर एरिया जो कवर कर रहा है, ये सेक्टर है क्लोथिंग के लिए, ये सेक्टर है हाउसिंग के लिए, ये सेक्टर है फ्यूल एंड लाइटिंग के लिए, ये सेक्टर मिसलेनियस के लिए, और ये जो बड़ा सा सेक्टर देख रहे हो फूड के लिए। ये जो सारे सेक्टर्स के एरियाज हैं, दे आर प्रोपोर्शनल टू जितने परसेंटेज जो दे रखा है ना। मतलब फूड 60% है, क्लोथिंग 15% है, हाउसिंग 10% एक्सपेंडिचर लेता है, फ्यूल 12% एक्सपेंडिचर लेता है, मिसलेनियस 3% एक्सपेंडिचर लेता है। तो पूरा जो सर्कल का जो एरिया का 60% एरिया हम पूरा फूड को दे रहे हैं, देख रहे हो। 15% एरिया क्लोथिंग वाला सेक्टर कवर कर रहा है, 10% एरिया हाउसिंग वाला सेक्टर कवर कर रहा है, 12% एरिया फ्यूल एंड लाइटिंग वाला सेक्टर कवर करेगा, 3% एरिया मिसलेनियस वाला सेक्टर कवर करेगा। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो बेटे देखो नॉर्मल मैथमेटिक्स हम देखते हैं, नॉर्मल स्कूल में जैसे पढ़ते थे। मैं जानना चाहता हूँ कि ये एंगल कितना है। देखो बेटे सेक्टर बनाने के लिए हमें एंगल जानना जरूरी है। ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है। एक बार एंगल पता चल गया तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। देखो जरूरी नहीं कि क्लोथिंग मतलब इधर से शुरू हो, आप इधर से शुरू हो के क्लोथिंग मतलब जैसे ये दे रखा है वैसा नहीं, बस एरिया उतना उतना परसेंट कवर करना चाहिए। मेरे बात समझ रहे हो? बस कहीं से स्टार्ट करना होगा,
क्लियर? सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट किया, मुझे अगर पता है कि क्लोथिंग के लिए कितना मैं एंगल कवर करूँगा, अगर मुझे पता है तो उतना एंगल वाला एक सेक्टर बना दूंगा और मैं लिख दूंगा वहाँ पर क्लोथिंग 15%। अगर मुझे ये एंगल पता चला तो उसके बाद उतना एंगल वाला एक सेक्टर बना दूंगा, उसको बना दूंगा हाउसिंग। ऐसे ऐसे करके पाई चार्ट बनाऊंगा। मेरे बात समझ रहे हो? तो यस सर। हाँ, यस सर। ओके। तो पहला टारगेट ही एंगल निकालना। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, अगर हम देखें तो पूरा जो सर्कल का जो ये जो पूरा टोटल एंगल है 360 डिग्री, पूरा 100% है ना, 100% इज इक्विवेलेंट टू हियर व्हाट 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री। 360 डिग्री। सर्कल का एरिया का 100% इज इक्विवेलेंट टू एंगल 360 डिग्री सेंटर, या फिर आप बोल सकते हो पूरा सर्कल सेंटर में 360 डिग्री एंगल बनाता है। तो अगर ये सर्कल का एरिया का हम अगर सपोज 1% ले तो कितना एंगल वो कवर करेगा? सपोज 1%, एक टाइनी सा 1% वाला एक सेक्टर ले, मतलब ये सर्कल के एरिया का 1% हिस्सा है, ठीक है ना। ये कितना एंगल बनाएगा ना, 360 यूनिटरी मेथड, 360 डिग्री डिवाइड बाई 100, 3.6 डिग्री। कितना बना? 3.6 डिग्री। तो ये पता चला कि ये सर्कल के अंदर अगर हम कोई सेक्टर बनाते हैं जिसका एरिया पूरा सर्कल का एरिया का 1% हो तो कितना एंगल लेगा? 3.6 डिग्री एंगल लेगा सेंटर, मतलब ये छोटू सा एंगल होगा। कितना? ये छोटू सा एंगल 3.6। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए अभी काफ़ी है। तो क्लोथिंग यहाँ पर 15% एरिया कवर करेगा, कर रहा है। तो 15% एरिया कवर करने वाला सेक्टर कितना एंगल कवर करेगा, कितना एंगल लेगा भाई? 1% वाला सेक्टर अगर 3.6 डिग्री तो 15% वाला सेक्टर 15 into 3.6। एवरीबॉडी गॉट इट? तो यस सर। तो यस सर। तो ये जो नंबर आने वाला, ये नंबर कितना आएगा? 36/10 इंटू 15। तो बेटे 2 से काटो तो 5 से काटो तो 5 जा 2, 5 से काटो 5 जा 3, इसे काटो तो 2 जा 18, 18 जा 3 कितना डिग्री? 54 डिग्री। देख रहे हो? 54। हाँ, तो ये आया 54 डिग्री। तो ये एंगल मिल गया अभी 54 डिग्री। क्लियर? यस सर। तो हम कहीं से भी सेंटर तो हमें पता होगा, कोई एक रेडियस बना देंगे, कोई एक रेडियस बना देंगे, वहाँ से 54 डिग्री प्रोट्रैक्टर में, ठीक है ना, प्रोट्रैक्टर में 54 डिग्री बना, 54 डिग्री वाला एंगल लेंगे प्रोट्रैक्टर में। मेरे बात समझ रहे हो? कंपास नहीं, प्रोट्रैक्टर में। क्लियर? यस सर। हाँ, 54 डिग्री ये एंगल है। और उसमें खाली लिख देना है क्या? क्लोथिंग और नीचे 15%, क्लोथिंग नीचे 15%। उसी तरह ये हाउसिंग 10% वाला एरिया कवर कर रहा है भाई। 1% अगर 3.6 डिग्री है तो 10% कितना डिग्री होगा? 36 डिग्री होगा। 36 डिग्री। तो इधर से हम 36 डिग्री मेजर करके एंगल बना देंगे, 36 डिग्री एंगल, और उसका लिख देंगे, क्या लिख देंगे? इधर हाउसिंग लिख देंगे और नीचे 10% लिखेंगे। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे हम बाकी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताओ? यस सर। यस सर। Okay, what about the others? Okay, what about the others? अरे what about the others? Okay, ठीक। Then others? Then others? Amlan? Amlan? Are you there? Yes sir. Do you understand this? Yes sir, मेरा नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है सर, थोड़ा बाहर गया था सर। ओह अच्छा अच्छा। देवराज? Sir? यस सर। Did you understand this? Devraj, did you understand this? यस सर। Okay. Okay. Vishwajit, do you understand this? विश्वजीत? ओके ठीक, चल। Sir? यस। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? वो थोड़ा नेटवर्क इंटरफेरेंस की वजह से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था।
हाँ, मतलब पाई चार्ट कहाँ से नहीं सुना था? पूरा एंगल भी नहीं सुना था, एंगल कैसे बनाते हैं नहीं यस सुना था? सर, ये सब वो भी नहीं सुना था। आप वो बात कर रहे थे ना कितना कितना एक्सपेंडिचर किस किस में जाता है, बस वहीं से डिस्कनेक्ट हो गया था मैं थोड़ा। मैं बोल रहा था कि ये जो सर्कल का जो पूरा एरिया है, जो 100% एरिया है, वो सेंटर में आपको पता है कि 360 डिग्री एंगल बनाता है पूरा। अगर सर्कल एक एंटायर कंप्लीट सेक्टर है, अगर हम देखें तो पूरा सर्कल एक सेक्टर है ना, कंप्लीट सेक्टर, होल सेक्टर, तो वो सेंटर में 360 डिग्री एंगल बनाता है। हम जानना चाहते हैं ये क्लोथिंग वाला सेक्टर कितना एंगल बनाएगा, मतलब ये एंगल हम निकालेंगे। हाउसिंग वाला सेक्टर कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल निकालेंगे। फ्यूल वाला सेक्टर कितना एंगल, ये एंगल निकालेंगे। मिसलेनियस का ये एंगल और ये एंगल निकालेंगे। ये एंगल निकालने के बाद हम ये सेक्टर आराम से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बस यस सर। तो वो एंगल बनाना जरूरी है। और हमें पता है कि पूरा सर्कल सेंटर में 360 डिग्री एंगल बनाता है, जो कि पूरा सर्कल के एरिया को हम 100% पकड़ लेंगे। क्या पकड़ लेंगे? 100%। 100%। तो पूरा सर्कल 100% कितना एंगल बनाता है बेटे? 360 डिग्री। 360 डिग्री। 360 डिग्री। और ये जो क्लोथिंग वाला ये जो सेक्टर है, ये पूरा सर्कल का एरिया का 15% एरिया कवर कर रहा है। पूरा सर्कल के एरिया का 15% एरिया कवर कर रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ ये एंगल कितना है। तो बेटा 100% एरिया अगर 360 डिग्री के साथ इक्विवेलेंट है, तो 1% एरिया 3.6 डिग्री के साथ इक्विवेलेंट। 100। तो इतना काफ़ी है। उसके बाद हम आगे करते जाएंगे। 15% कितना डिग्री होगा ना? 15 इंटू 15 into 3.6। उसी तरह 10% कितना होगा? 10 इंटू 3.6 डिग्री। 12% कितना होगा? 12 इंटू 3.6 डिग्री। 3% कितना होगा? 3 इंटू 60%। यू गॉट इट? तो यस सर। तो ऐसे Yes, sir. करके सारे एंगल मिल जाएंगे और फाइनली हमें हमारा पाई चार्ट मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे हम पाई चार्ट बनाते हैं। तो ध्यान रखो। तो ये परसेंटेज कहाँ से आया भाई? ये परसेंटेज दिया था कि वो घर का जो टोटल मंथली इनकम का फूड में 60% एक्सपेंडिचर होता है, क्लोथिंग में 15% एक्सपेंडिचर होता है, हाउसिंग में 10%। ऐसे करके पूरा घर का एंटायर पूरा जो एक्सपेंडिचर किसमें कितना होता है पूरा सब दे दिया है। टोटल 100% एक्सपेंडिचर को अकाउंटिंग कर दिया है। मतलब पूरा 100% एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन करता है कहाँ पर कितना परसेंट घर में खर्चा हो रहा है। तो हमें ये चीज़ों को पाई डायग्राम में ऐसे दिखाना है। क्लियर और नॉट? अच्छा, एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। अच्छा सुनो। यस सर। ओके सुनो। Yes, इधर बेटे आपको ऐसे दिया था, इधर ऐसे दिया था, इसीलिए इसका पाई चार्ट बनाना बहुत इजी था, जो कि ऑलरेडी परसेंटेज में सारी चीज़ें दे रखा था। और आपके एग्जाम में अगर मैं क्वेश्चन डालूंगा तो ये परसेंटेज वाला ही डालूंगा, मतलब पहले से ये क्वेश्चन में परसेंटेज दिया गया होगा। लेकिन अगर पहले से परसेंटेज नहीं दिया गया हो, क्या हम नहीं कर तो सकते? सर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल अमाउंट Yes. से। यस क्या कहते हैं, जितना अमाउंट एक्सपेंडिचर होता है इनटू 100। यस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सपोज घर में मान लो पूरा मंथ में घर में सपोज 12,000 रुपया एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, 12,000 रुपीज़ एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। किसी एक हाउस होल्ड में टोटल पर मंथ 12,000 रुपया खर्चा होता है। तो मानो उसमें से 2,000 रुपया ग्रोसरी के लिए खर्चा होता है, 1,000 रुपया मानो इलेक्ट्रिसिटी के लिए खर्चा होता है। सारे पूरा 12,000 को अकाउंटिंग करूँगा, पूरा समझाऊंगा कहाँ पर कितना खर्चा होता है। मेरे पास समझ रहे हो कि नहीं? और मानो आपका ले जाओ और क्या हाउस रेंट मानो ले जाओ 5,000 हाउस रेंट कितना हो गया? 5 2 7 प्लस 1 8 और बाकी 2,000 मिसलेनियस इधर उधर के कुछ खर्चा होता है। ठीक है, मानो ये मैं दे रखा है पूरा 12,000 रुपया टोटल खर्चा होता है घर में। कहाँ पर कितना खर्चा होता है दे रखा है और मुझे इसको पाई डायग्राम में समझाना है। तो मैं क्या करूँगा, पूरा देखो बेटे, पूरा जो सर्कल का एरिया है वो पूरा एरिया घर का पर मंथ में जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है 100% एक्सपेंडिचर, उसको ये पूरा एरिया कवर करता है, पूरा 100% एक्सपेंडिचर को कवर करता है। तो हम देखेंगे कि ग्रोसरी मैंने बोला था ये सारे आइटम के लिए जो हम सेक्टर बनाएंगे वो सेक्टर्स के एरिया वो सारे आइटम जितने जितने परसेंटेज में हैं उतना परसेंटेज के हिसाब से सेक्टर में रहेंगे, है ना।
देयर एरियाज विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर परसेंटेज, अभी बताया था, क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. हाँ यस सर। बस, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 2000 रुपया ग्रोसरी में खर्चा होता है तो कितना परसेंटेज टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंटेज खर्चा होता है। तो बेटे 2000 रुपया 12,000 का कितना परसेंटेज होता है वो पहले निकालेंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर और नॉट? Yes. बस ये कितना Yes, परसेंट, ये कितना परसेंट निकालेंगे तो इसका परसेंटेज आ जाएगा। इसका भी परसेंटेज ऐसे निकालेंगे 1000 डिवाइडेड 12,100, इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, तो फाइनली सर सारे ऑलमोस्ट 17% आएगा Yes. ग्रोसरी का। तो सारे परसेंटेज आ जाने के बाद बड़े आराम से, अब जैसे अभी यहाँ पर किए थे करना, तो पहले आपको परसेंटेज निकालना होगा जो कि यहाँ पर दे रखा था शुरुआत से, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। तो समझ में आ गया पाई डायग्राम, पाई Yes, sir. चार्ट? यस सर। ओके, अब देखेंगे बेटे हम हिस्टोग्राम देखेंगे। क्या देखेंगे? हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम, अब हम बेटे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स मैं पहले इजी चीज़ें कवर कर लेता हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमें जैसे हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी पढ़े थे, है ना, उस तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया होगा और आप उसको डायग्रामेटिकली पिक्टोरियली समझाओगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है कि 0 to 10 क्लास इंटरवल, इसको क्या बोलते हैं बेटे? क्लास, ये क्लास, ये क्लास, ये क्लास, ये क्लास, ये क्लास। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये सारे देखो क्लास इंटरवल का विड्थ इक्वल है, और वो विड्थ क्या है बेटे? 10 10 10 10 10 10 10 10 देख रहे हो बस। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखा है ना, Frequency. फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो 0 to 10 फ्रीक्वेंसी 30, 10 to 20 फ्रीक्वेंसी 55, 55, 60, और इसको मुझे हिस्टोग्राम में दिखाना है। अब देखो बेटे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ये सही ये हिस्टोग्राम नहीं, हिस्टोग्राम के सारे लाइंस जॉइंट होती हैं एक हाँ साथ। ये गलत है बेटे, इसको आप पूरा काट दोगे। हिस्टोग्राम में बीच में गैप नहीं रहता है, वो बार डायग्राम में बीच में ग्राफ रहता है। ये पूरा मिस्टेक कर दिया है, इसको पूरा काट दोगे, ठीक है ना। सही से देखो आपको क्या करना है, जैसे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। अब देखो बेटे आपको अपने सुविधा के हिसाब से पूरा एंटायर ग्राफ पेपर अगर लेते हो भी चलेगा, लेकिन ग्राफ पेपर में पूरा आपका सारे डेटा रहना चाहिए, वो हम देखेंगे। यस हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 50 तक लिखेंगे 10 स्केल में। यस देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पे आप 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 दिखा दो आराम से, कोई नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पर बेटे अगर आप चाहो तो 10 10 करके ले जाओ, ठीक है ना। इसको भी 10 10 10 10 करके ले जाओ, 10 स्टूडेंट्स है ना। वाई एक्सिस इजी होगा क्योंकि ना 5 आ रहा है तो वो yes, मिड लाइन पे कर देंगे। यस यस। तो बेटे हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पर 1 सेंटीमीटर को 10 मार्क्स लेंगे। 10 मार्क्स मतलब समझो ना, यहाँ पर जो 0 to 10, अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, 0 to 10 Yes, sir, मार्क्स, yes. हाँ। तो एक्स एक्सिस पर जो 10 मार्क्स जो क्लास का विड्थ है, जो क्लास का विड्थ 10 है, उसको लेंगे 1 सेंटीमीटर स्केल में। एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, हर 1 सेंटीमीटर, एवरी 1 सेंटीमीटर 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा अलॉन्ग द वाई एक्सिस। मेरे बात समझ रहे हो? Yes. बस तो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस हम क्लास रखेंगे और फ्रीक्वेंसी को अलॉन्ग द वाई एक्सिस Y रखेंगे, बस। तो आपको क्या कर देना है, ऐसे यहाँ पर 0 है, 1 सेंटीमीटर के बाद 10, और 1 सेंटीमीटर के बाद 20, और 1 सेंटीमीटर के बाद 30, 40, 50, 60 और कुछ है क्या? 60 तक है शायद, नो 50 तक है। 50 तक, ओके। और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये एक 1 सेंटीमीटर के बाद 10, 10 20 30 40 50 60, इसमें 60 तक जाएगा। 40, 60 तक है। यस सर। ओके Yes, sir. ओके ओके बस। तो आप देखो आपका 0 to 10 है 30, है ना। तो आप क्या करोगे, 0 to 10 जो है बेटे 30 के सीधे में ऐसा एक कॉलम बनाओगे। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. 10 to 20 यस सर। 45 45 45 है ना, 45 इधर है, इधर कहीं पर है। ऐसे करके बनाते चलोगे 55, 20 to 30, 55।
ऐसे करके बनाए चलोगे, ठीक है ना। बस तो बना देते हैं, पूरा बनाते हैं, आधा क्यों रखते हैं। और क्या रखा है 30 to 40 60, 30 to 40 60, इधर है 60, चलो ठीक है। और क्या है 40 to 50 35, 35 इधर है, बना दिया। ये हिस्टोग्राम। अच्छा सुनो, लेकिन ये हिस्टोग्राम बड़ा आसान से हम बना दिए, आसानी से बना दिए। कारण क्या है कि वो इसमें सारे क्लासेस जब सर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी होगा ना सर, फिर प्रॉब्लम होगा, 0.5 माइनस और प्लस करना पड़ेगा। यस, वो तो सही है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इधर ये सारे क्लासेस के विड्थ इक्वल है, सब देखो 10 10 10 10 10 10 10 10, क्लियर। तो बड़ा इजीली ऐसे बना दिए। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें क्लासेस के विड्थ सेम नहीं होंगे, वहाँ पर देखेंगे। लेकिन फिलहाल सुनो, यहाँ से हिस्टोग्राम से चीज़ हमें मालूम चलता है बेटे, ये जो सारे कॉलम आपने बनाए ना, ये पूरा एरिया अगर कैलकुलेट कर दोगे तो आपको टोटल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। ये जो पूरा टोटल एरिया होगा ये आपका टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो, टोटल फ्रीक्वेंसी 30 प्लस 45 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 35, जितना टोटल फ्रीक्वेंसी है ये पूरा एरिया उससे मिल जाएगा। कैसे भाई, देखो यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक का 30, देख रहे हो, क्लियर। यस सर। एवरीबॉडी गॉट इट। 30 Yes, into sir. 1, 30 मिल गया पहला बार। जी सर। यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 45, 1 into 45 रेक्टेंगल है एरिया, 1 into 45 तो 45 मिल गया। ऐसे करके सारे मतलब सारे जो रेक्टेंगल है उनका एरिया सारे इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज के को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल हिस्टोग्राम के एरिया क्या हो जाता है, पूरा टोटल फ्रीक्वेंसी। क्लियर और नॉट? ओके, छोड़ो इसको, आगे चले। अब देखते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल। जब क्लास इंटरवल अनइक्वल होगा, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं इधर, इसमें दे रखा है कि 0 to 10 5, अच्छा 0 to 10, 10 to 20, ठीक है, ये 10 इंटरवल चाहिए। 20 to 30 ये भी 10 इंटरवल चाहिए। लेकिन 30 to 60 इधर इंटरवल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया ना, 30 हो गया, देख रहे हो इंटरवल गैप, क्लास विड्थ ज़्यादा हो गया। इधर क्लास विड्थ भी अलग है, 20 हो रहा है। इधर क्लास विड्थ 10 है, इधर क्लास विड्थ 10 है, ठीक है। तो इस केस में हम हिस्टोग्राम कैसे बनाएं, तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें, कुछ स्टेप्स आपको देखना होगा, ठीक है। पहला स्टेप, डिटरमिन द विड्थ ऑफ द लोएस्ट क्लास इंटरवल। सबसे लोएस्ट क्लास इंटरवल जो कि 10 है ना, ये सब 10 वाले है ना, सबसे लोएस्ट क्लास विड्थ जो है 10 है, ठीक है ना। और उसको हम स्टैंडर्ड 1 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, स्टैंडर्ड 1। पहला स्टेप, डिटरमिन द विड्थ ऑफ द लोएस्ट क्लास इंटरवल। स्टेप 2, डिटरमिन विड्थ ऑफ अदर क्लास इंटरवल्स एंड कैलकुलेट द एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर ईच क्लास। इंडिविजुअल क्लासेस के लिए हम एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे। अब सुनो, इसके लिए एडजस्टमेंट फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं, इसके लिए भी निकालने की जरूरत नहीं, इसके लिए भी निकालने की जरूरत नहीं, इसके लिए भी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड विड्थ में है ना। बस ये दोनों के लिए एडजस्टमेंट फैक्टर हमें निकालना है। और इन दोनों का एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकलेगा, देखो, फॉर्मूला ऑफ एडजस्टमेंट फैक्टर ऑफ एनी क्लास, विड्थ ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द लोएस्ट क्लास। ये क्लास का विड्थ कितना है बेटा, 30 है ना, इसका विड्थ 30 है। 30 डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द लोएस्ट क्लास, लोएस्ट क्लास का विड्थ कितना है, 10। तो ये क्लास का एडजस्टमेंट फैक्टर इज व्हाट, 3। ये क्लास में विड्थ इसका कितना है, 20। लोएस्ट क्लास का विड्थ कितना है, इसका एडजस्टमेंट फैक्टर क्या आया, 2 आया। और इनका एडजस्टमेंट फैक्टर तो इसलिए 1 ही आना है ना, तो इनको छोड़ दो, सिर्फ ये दोनों का एडजस्टमेंट फैक्टर हमें चाहिए, क्योंकि इनका विड्थ अलग है, 10 से अलग है ना, लोएस्ट से अलग है। क्लियर? यस सर। बस अब Yes, sir. एडजस्टमेंट फैक्टर हम क्यों निकालें, एडजस्टमेंट फैक्टर को लेके हम करेंगे क्या, देखो, अभी हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे। किसको एडजस्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे। देखो, इसका फ्रीक्वेंसी हमें एडजस्ट नहीं करना है, इसका भी नहीं करना है, इसका भी नहीं करना है, बस इन दोनों का फ्रीक्वेंसी को हम एडजस्ट करेंगे।
और आप बोलोगे सर क्यों एडजस्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी को, पहले बताता हूँ क्यों एडजस्ट करेंगे, फिर जब ग्राफ दिखेंगे उसके बाद मैं बताऊँगा, मतलब पूरा समझाऊँगा। बेटे फ्रीक्वेंसी को इसीलिए उनका एडजस्ट करेंगे ताकि फाइनल जो हिस्टोग्राम बने उस हिस्टोग्राम का टोटल एरिया आपका एक्चुअली में टोटल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करे। अगर आप फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट नहीं करते हो और हिस्टोग्राम बना देते हो तो हिस्टोग्राम का टोटल एरिया इक्वल नहीं होगा इसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ। तो फ्रीक्वेंसी को इसीलिए हमें एडजस्ट करना होगा। मेरे बात समझ रहे हो? तो कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो बेटे आप क्या करोगे, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी में उसका जो एडजस्टमेंट फैक्टर है उसको डिवाइड करोगे। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो हमें ये दिया था, टेबल बना देते हैं, उसने दिया था 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 60, 60 to 80 दिया था ये, और फ्रीक्वेंसी दिया था बस। तो ये दोनों का बस एडजस्टमेंट फैक्टर हमने निकाले थे क्योंकि इनका अलग था, तो उनको उनका एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। 80 का एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है? 3। 80 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 आया। 4 का एडजस्टमेंट फैक्टर, सॉरी इसका एडजस्टमेंट फैक्टर क्या था? 2। 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया। तो फाइनली एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बनाने के लिए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे। ये फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, चलिए ये दोनों फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट क्लियर और नॉट? यस सर। बस यस सर। अब हम बनाएंगे जैसे हम नॉर्मल हिस्टोग्राम बनाते हैं, बस वही बात है। 1 सेंटीमीटर को 10, नीचे 1 सेंटीमीटर को 10, और ऊपर ये जो नंबर है, ये जो नंबर से फ्रीक्वेंसी को अगर ऑब्जर्व करो, आप 1 से लेकर 10 तक ले जाओगे हो जाएगा, है ना। एवरी 1 सेंटीमीटर 1 स्टूडेंट ले जाओ। मेरे बात समझ रहे हो? एवरी 1 सेंटीमीटर Yes, 1 sir. स्टूडेंट ले जाओ, वाई एक्सिस पर। एवरी 1 सेंटीमीटर 1 स्टूडेंट। अरे समझ रहे हो कि नहीं? ये ओके। यस सर। और Yes, Yes, sir. और नीचे 1 सेंटीमीटर 10 मार्क्स, ये 1 सेंटीमीटर। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100 बस। तो पहला अगर देखें तो 0 to 10 5, 0 to 10 5, 0 to 10 5, 10 to 20 उसने दिया होगा जरूर 10, जरूर दिया होगा 10 बस। 20 to 30 बट देखो ये विड्थ सेम है भाई, ये मतलब गड़बड़ जो बनाया है ना, बहुत गंदा इंसान है। 20 to 30 बेटे 4 दिया था, देख रहे हो। 30 to 60 यहाँ से यहाँ तक लेना है, 30 to 60 है ना, कितना दे रखा है? फ्रीक्वेंसी 6, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 30 to 60 एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 6 आया था कि नहीं? यस हाँ, सर। तो 6 लिए। उसी तरह 60 to 80 एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 2 लिए, और ये तो जो दिया है अपना फ्रीक्वेंसी। इससे क्या हुआ पता है? देखो टोटल अगर एरिया कैलकुलेट करो, अगर टोटल एरिया हम कैलकुलेट करें तो देखें क्या हो जाता है। तो देखो 1 into 5 कितना हो गया? ये एरिया 5 हो गया, क्लियर? 5। अच्छा एरिया कितना होगा? 1 into 10 है ना, हाइट इज 10, 10। एरिया कितना होगा? 1 into 4 है ना, 4। अरे समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। ये एरिया कितना हो जाएगा Yes, बेटे? sir. 1 2 3 into 6 है ना, 3 into 6 18। देखो भाई आपका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 18 था कि नहीं? जरा चेक करो, यस सर। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 18 था कि नहीं? अब पता चला क्यों Yes, हम डिवाइड किए, एडजस्टमेंट Yes, फैक्टर। ओके ये कितना आ जाएगा? ये 2 है, 2 into ये कितना? 3 है, 2 into 2 equal to 4। और 2 into 2 यस, 2 into 2 तो 4 आ गया, जो इसका फ्रीक्वेंसी था आ गया हमारा 80 to 90, 80 सॉरी 80 to 90 मतलब 1 into whatever क्या 3 1 into 3 equal to 3। बस। ये क्या है? 1 into 9 फिर क्या है? 9 into 9। 9 है, जो भी है 9 यस। तो देखो आपको सारे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मिल गए, इनको ऐड कर दोगे, आपका जो ओरिजिनल टोटल फ्रीक्वेंसी था वो आ जाएगा, ये आपका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ये आपका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी किस लिए चाहिए? खाली हिस्टोग्राम बनाने के लिए चाहिए, क्लियर और नॉट? यस सर।
यस सर। ओके, अच्छा बस अब आते हैं बेटे ये इसमें ये देखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इन डिस्क्रीट सीरीज। पॉलीगॉन क्या होता है? एक पॉलीगॉन क्या होता है बेटे, याद है ना पॉलीगॉन क्या होता है? मोर हेलो व्हाट इज अ पॉलीगॉन? 3 और मोर साइड्स को लेके जो क्लोज्ड स्पेस, जो क्लोज्ड फिगर बनता है उसी को हम बोलते हैं पॉलीगॉन, है ना। 3 और मोर साइड्स को लेके जो क्लोज्ड फिगर बनता है उसी को बोलते हैं पॉलीगॉन। ठीक है, तो हमें ज्योमेट्री पे नहीं जाना है, खाली हम बता दिया पॉलीगॉन क्या होता है। चलो ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। पहले देखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इन डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सीखेंगे। तो जैसे कि इधर आपको देखो एक डिस्क्रीट सीरीज दे रखा है। डिस्क्रीट सीरीज समझते हो ना? तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। दो तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड वाला अभी जो किए थे 10 to 20, 20 to 30, बस कंटिन्यूस। ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर हमें कैसे इसका मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। अच्छा, हिस्टोग्राम क्यों बना रहे थे, कौन बताएगा? हिस्टोग्राम का मतलब क्या था? फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए। यस, फ्रीक्वेंसी दिखा रहे थे ना वहाँ पर। अच्छा, तो इधर क्या करोगे बेटे? उसने बोला है कि एक रूम वाला 10 ऐसे घर है, एक रूम वाला एक कॉलोनी में, ठीक है ना। मैं पहले आपको दिखाता हूँ क्या उसने लिखा है कि द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ रूम्स इन 64 हाउसेस इन ए कॉलोनी। एक कॉलोनी में 64 घर है और वो घर के कितने रूम्स हैं वो ये डेटा दिखा रहा है, और इसका हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो ये जो 64 घर है इसमें से 10 घर में एक रूम है, 15 घर में इसमें 2-2 रूम है, 20 घर में 3-3 रूम है, 10 घर में 4-4 रूम है, 5 घर में 5-5 रूम है, 4 घर में 6-6 रूम है। मतलब ऊपर डेटा और नीचे फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ हाउसेस इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, तो हमें कैसे बनाना है? पूरा इजी है। देखो लगे एक्स एक्सिस 1 2 3 4। देखो अब ये नंबर ऑफ हाउसेस इधर कहाँ से क्या, नंबर ऑफ रूम्स डेटा को हम रखते हैं कहाँ पर बेटे? एक्स एक्सिस पर। हमेशा देखो डेटा को एक्स एक्सिस पर रहता है एंड फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर रहता है। तो हम 1 सेंटीमीटर को घर कितना दे रखा है? देखो बेटे, नंबर ऑफ हाउसेस 10, डेटा ऊपर वाला, हाँ नंबर ऑफ रूम्स 1 2 3 4 5 6। तो 1 सेंटीमीटर को एक रूम ले जाते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर एक रूम, 1 सेंटीमीटर एक रूम, एक रूम। तो यहाँ से यहाँ तक एक रूम, यहाँ से यहाँ तक 2 रूम 3। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। ओके, और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ हाउसेस लेंगे, और नंबर ऑफ हाउसेस में कैसे लेने से सुविधा होगा? 5 ले जाने से हो जाएगा, राइट। 5 लेने से ले जाने से हो जाएगा, है ना। 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 5 हाउसेस, राइट। 1 सेंटीमीटर 5 हाउसेस, एवरी 1 सेंटीमीटर 5 हाउसेस। क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। बस, तो बहुत इजी है। एक रूम वाला उसने क्या फ्रीक्वेंसी दिया था? एक रूम के लिए 10 दिया था फ्रीक्वेंसी, है ना। हाँ, बस ये पॉइंट को लोकेट करेंगे, ठीक है। फिर यस सर। 2 रूम वाला 15 घर है, 15। हाँ, तो डेटा 2 फ्रीक्वेंसी 15। तो एक्स एक्सिस में 2, वाई एक्सिस में 15, इसको लोकेट किए पॉइंट को। वो गंदा इंसान है पूरा। 3 के लिए कितना दे रखा है? 20 दे रखा है ना। 20। बड़ा ही मतलब देहाती सा इंसान है, हाँ। क्या रे ये, मतलब पढ़ाई को लेकर फालतू, मतलब ये हैंडबुक निकालते हो सही से नहीं प्रिंटिंग नहीं निकाल कर पाते हो, इतना क्या जल्दी होता है भाई? हाँ, मतलब लाखों ले रहे हैं ये लोग, पता है ना। लाखों का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, लाखों का कॉन्ट्रैक्ट, कांट इमेजिन कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ये लेते हैं, ऐसा काम करके देते हैं। देखो, और इनको बोलने के लिए कोई भी नहीं है। कोई है क्या? नहीं। मैं एक ई पाठशाला आप में मतलब कभी एक आया था, एक फॉल्ट निकला, शुद्ध देहाती इंसान से भाई। बस है ना। प्राइवेट
प्राइवेट वालों को कंप्लेन दे, उनका 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 गला दबा देना आसान है। गवर्नमेंट में कंप्लेन दे दो, वो कंप्लेन पड़ा रहेगा, सालों 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 बीत जाएगा, 100 साल बीत जाएगा, आपके नाती को आपके मतलब पोते वगैरह सब आ जाएंगे, लेकिन कंप्लेन वैसा का वैसा रहेगा। हाँ, तो 4 में कितना दे रखा है? 4 के लिए कितना दे रखा है? हैं 15 सर 10। 10 ओके 10। देखो ना, देखो 10 इधर है, वो देखो किसके सीधा दे रखा है। चलो ऐसे ऐसे सब बना के लास्ट को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे, स्ट्रेट लाइन बना के जोड़ोगे। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनाओगे, हाथ में नहीं स्केल में बनाओगे। क्लियर? इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं कंटिन्यूस, है ना, कंटिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पूरा गलत है बेटे, इतना इंसान क्या रे इंसान हिस्टोग्राम बनाया है, हैं? तेरी का ओके गलत है भाई, है इसको काट दोगे, हिस्टोग्राम नहीं है, काट दोगे इसको। यस सर। हाँ सुनो, यहाँ पर उसने दे रखा है नीचे फ्रीक्वेंसी ऊपर डेटा, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बेटे? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बेटे? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। उसने बोला है कि फाइंड गिव द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या दे रखा है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट ए हिस्टोग्राम। एक हिस्टोग्राम बनाओ और बना के कन्वर्ट इट इनटू ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम बनाओ और उसको ये सब बस हमें जो हिस्टोग्राम बनाया है वो जो बार के जस्ट ऊपर मिड पे एकदम पॉइंट देके कनेक्ट करना सारे पॉइंट्स को। यस वेरी वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा यस विद हिस्टोग्राम। तू कुड़ बाहर पड़ दो जुगरे सब हैं, अरे कुड़ पड़ दो जुड़ाओ। नो सर, सर 10th में था ये, 10th या 9th में था ये मैथ में। हां फ्रीक्वेंसी पर ये था। यस सर। अच्छा फोन यस सर। तब फिर से क्यों दिया ये सब? है काम धंधा नहीं था ये सब। ओके बस बस बस। सो 10 से 20 10 तो जानते हो ये नहीं, हिस्टोग्राम तो बना दोगे यहाँ पर बड़ा आसान से, क्योंकि सारे बोलते क्लास इंटरवल्स एक इक्वल दे रखा है, क्लास विड्थ इक्वल दे रखा है, 10 10 10 10 दे रखा है, राइट? 10 10 10 10 दे रखा है। बस नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रीक्वेंसी ये आपका ये पहले ये में चला जाएगा, मतलब पहला मतलब 1 से लेके इसमें आ जाएगा, नहीं 1 से लेके मतलब 1 सेंटीमीटर एक 10 ले जाओ, ये फिर क्या लोगे? 10 ले जाओ। क्लियर? 1 सेंटीमीटर 10 ले जाओ, 10 वर्कर्स, ठीक है? 1 सेंटीमीटर 10 वर्कर्स या फिर 5 वर्कर्स भी चलेगा, चलेगा। तो हिस्टोग्राम बना के क्या करना है बेटे? मिड पॉइंट, ये गलत हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम एक बार बनाने के बाद, मानो एक हिस्टोग्राम ऐसे बनता है, मानो बना, इनका मिड पॉइंट निकाल दोगे। क्लियर? और मिड पॉइंट को जोड़ दोगे। हो गया आपका हिस्टोग्राम, हो गया, बस काम खत्म, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन खत्म हुआ। तो इसका आज के लिए बस इतना ही, इसका आज के लिए इतना ही करेंगे। अच्छा अब मुझे बताओ, एक चीज बताओ पहले। ओके बस हाँ, तो समझ में आया ये सवाल, इसको लेके, ये फॉर्मूला को लेके, ठीक है? ये फॉर्मूला को लेके बस। अब आते हैं 1 मार्क के लिए बताता हूँ मैं आपको, दे दूंगा सपोज दे दूंगा कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 2 kg एंड 1200 ग्राम, है ना? तो आपको आइदर केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है या फिर ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, दोनों को सेम यूनिट करके रेशियो निकालना है। क्लियर और नॉट? यस सर। ओके Yes, ये बताना पड़ेगा। अच्छा ये बताना पड़ेगा नहीं ना? सुनो, ये अगर सवाल आता है, इसको ऐसे मत करो, बहुत टाइम जाता है इसमें। ये मतलब डिनोमिनेटर मैंने जैसे बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद है ना? 4/5 18/25, तुम्हें पता करना है कि दोनों रेशियो में कौन बड़ा कौन छोटा है। तो क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 25 और 5 × 18। हाँ सॉरी, यस 4 × 25 बोला तो सॉरी, हाँ मुझे लगा 4 × 18 बोला। हाँ तो 100, ये कितना हो गया? 90। बड़ा नंबर कौन है? 100, तो इसका तरफ वाला नंबर बड़ा होगा, है ना? 4/5 बड़ा होगा, ठीक है? ओके अच्छा, ये सवाल सपोज ये 4 मार्क का सवाल है, ठीक है? कि 80 रुपीज़, देखो ये ग्रेटर देन नहीं रे भाई, ग्रेटर देन मत समझ लेना इसको रे, हैं?
इज इक्वल्स टू 80 रुपीज़ को 3 बंधु हैं, 3 फ्रेंड PQR, उनके बीच में ये रेशियो में डिवाइड किया गया, तो किसके हिस्से में कितना आया? सुनो, पहले तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देना है सर, हाँ। रेशियो जो LCM मल्टीप्लाई कर देना है, पहले- जो दे रखा है। LCM of हाँ, denominators. पहले डिनोमिनेटर्स के LCM को मल्टीप्लाई करके रेशियो के तीनों जो टर्म्स है, तीनों टर्म्स को इंटीजर पहले बनाओ, है ना? पहले इंटीजर बना दो। तो कैसे बनाओगे बेटा? LCM 4 3 2 का LCM क्या है? 12। तो 12 मल्टीप्लाई करो 1/4 से क्या होगा? 3। 12 मल्टीप्लाई 1/3 से कितना होगा? 4। 12 मल्टीप्लाई से 6। तो ये रेशियो इज ऑल्सो इक्वल टू 3:4:6। इसको साथ डील करना इजी होगा। तो P के हिस्से में कितना आएगा? P के हिस्से में ना 3 डिवाइडेड बाय 3 + 4 + 6 कितना है? 3 + 4 7 + 6 13 इंटू 80 रुपया। तो मेरे पास समझे कि नहीं? Into 80. क्यूब के हिस्से में कितना आएगा? 4 डिवाइडेड 13। 4/13 into 80. आर के हिस्से में कितना आएगा? 6/13 into 80. एवरीबॉडी गॉट इट। और आप अगर इनको ऐड करोगे तो ऑब्वियसली आपका सम 80 आने वाला है। क्लियर? ओके, आगे चलते। ये सवाल x is to y, y is to z, x is to y is to z, दोनों में y को सेम करना है। इसमें y 4 है, इसमें y 6 है। दोनों में y को सेम करना है। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? दोनों में y को सेम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बताओ। इसमें दोनों Yes, में सुनो, उसने दे रखा है ना x is to y इज इक्वल टू 3:4, इधर दे रखा है y is to z इज इक्वल टू 6:11। भाई सुनो, मैं अगर ये 4 को किसी तरह 24 कर दूं एंड ये 6 को भी किसी तरह 24 कर दूं, तो मेरा y सेम हो जाएगा। दोनों को सेम नंबर मुझे बस करना है। अब मैं 24 कर सकता हूँ या फिर 24 का कोई मल्टीपल भी कर सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल। तो क्या करना है भाई? जैसे वो नंबर फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रेशियो में ऊपर नीचे 6 मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 18/24। इसमें Yes. ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 मल्टीप्लाई 24 बाई हो गया दोनों का y, हो गया दोनों का y सेम 24 Yes, 24। अभी x is to y is to z क्या आ गया? 18 is to 24 is to 44। कॉन्टिन्यूस क्या बोलते हैं उसको? कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन है ना, कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे कॉन्टिन्यूस सर केमिस्ट्री क्लास का आई थिंक से टाइम हो गया है, 3 o'clock का था। ओह टाइम हो गया, अच्छा ठीक है। हाँ यस 2:15 भी 59 हो गया। यस कल का क्लास में हम बाकी हम पूरा कल रिवीजन का बात करेंगे, ठीक है? चलो थैंक यू Okay, वेरी sir. मच, बाय।